दो बहुत खास दोस्त होते हैं। एक का नाम सोनू होता है, दूसरे का नाम गोपाल होता है। गोपाल और सोनू दोनों मिलकर सब्जी बेच रहे थे। सब्जी बेचते बेचते गांव गांव गली गली जब जाते थे, एक दिन एक महिला उनके पास आती है, सब्जी का मोल भाव करने लगती है। सब्जी का मोल भाव करते करते फिर पूछने लगती है कि भैया थोड़ी महंगी सब्जी लगा रहे हो, थोड़ी सस्ती लगा लो। इस तरीके से जब बातचीत करती है, बातचीत का सिलसिला लगभग 1.5 से 2 मिनट तक चलता रहता है। महिला सब्जी खरीद कर आराम से यहाँ से चली जाती है। तभी गोपाल अपने दोस्त को देखता रह जाता है और देखते देखते कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता, ये महिला तुम्हारी पत्नी की तरह दिखाई देती है, उसी की तरह बात करती है, उसी की तरह मोलभाव करती है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी पत्नी हो। सोनू ने ये बात सुनी है, सुनने के बाद उसे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि कुछ बात हुई नहीं है। तभी गोपाल कहता है कि तुम्हें मैं कुछ बात कह रहा हूँ, तुम ध्यान क्यों नहीं देते हो। सोनू कहता है कि ध्यान में इसलिए नहीं दे रहा, जिसकी 7 साल पहले मौत हो चुकी हो, जिसकी मौत के इल्ज़ाम में वो 18 महीने तक सलाखों के पीछे गुजार चुका हो, जिसके खुलासे के लिए पुलिस को 15,000 रुपये का इनाम भी दिया गया हो। तुम्हारी जो बातें हैं वो मनगढ़ंत बातें हैं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लेकिन गोपाल अपने दोस्त के पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि हो ना हो, तुम्हें इस मामले को खुद से देखना चाहिए, और तुम्हें क्या, हम दोनों को मिलकर इस मामले को देखते हैं। आखिरकार उन दोनों दोस्तों ने अब यहाँ से अपने आप से जांच पड़ताल करना शुरू किया, और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जिस महिला से वो बातचीत कर रहे थे वो दरअसल में सचमुच उस सोनू की पत्नी ही होती है। अब इसके बाद ये मामला अखबारों के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचता है तो न केवल पुलिस की फजीहत होती है, बल्कि इस घटना की 2 प्रदेशों में गूंज फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस इस लेवल पर ऐसे काम करती है कि जिससे क्या किसी की भी ज़िंदगी खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसे होता है, कई ज़िंदगियाँ थीं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है दौसा, और दौसा ज़िले में ही मेहंदीपुर बालाजी एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर दूर दराज के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज प्रसाद गुप्ता होता है, उसकी पत्नी उर्मिला देवी होती है, और एक बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है। तीनों ही बालाजी में दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद वो बाज़ार में, मार्केट में घूम रहे थे, और घूमते घूमते समाधि वाली गली में बम्बई वाली धर्मशाला के पास पहुंच जाते हैं। उसके ठीक सामने एक धार्मिक किताबों की दुकान होती है, तस्वीरों की दुकान होती है। उस तस्वीरों वाली दुकानें जब पहुंच जाते हैं तो यहीं पर आरती तस्वीर देखती रहती है, और तस्वीर देखते देखते अलग अलग तस्वीरों के मोल भाव कर रही थी। सामने 2 लड़के होते हैं, एक का नाम गोपाल सैनी होता है, दूसरे का नाम सोनू सैनी होता है। दरअसल सोनू सैनी ही उसको तस्वीरें दिखा रहा था। आरती ने बातचीत करते करते उन दोनों में कुछ ऐसे आंखें चार हो जाती हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे आंखें चार हो जाती हैं, यानी कि दोस्ती होती है, दोस्ती कब कुछ ही पलों में प्यार में बदल जाती है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं, और नंबर लेने के बाद दोनों बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लड़की अपने घर वापस आ जाती है, लड़का अपनी दुकान पर काम कर रहा था। बातचीत का सिलसिला जब लगातार चल रहा था, तब दोनों ने फैसला किया, क्यों ना हम शादी कर लें, क्यों ना अपना घर बसाएं। और इसी हिसाब को देखते हुए लड़की एक दिन अचानक ही अपनी माँ, अपने पिता को छोड़कर चुपचाप घर से निकल जाती है। और 5 सितंबर 2015 को जब लड़की अचानक से गायब हो जाती है, तो उसकी माँ और बाप ने उस लड़की को हर जगह तलाश करने की कोशिश की। लेकिन 3 दिन के बाद, यानी कि 8 सितंबर 2015 की ये बात है, उस लड़की का अपने ही पिता के पास सूचना पहुंचती है। वो कहती है कि बांदी कुई कोर्ट में जाकर उसने एक सोनू सैनी नाम के लड़के से शादी कर ली है, विवाह कर लिया है। अब वो उसी के साथ रहेगी। उसके गांव का पता वगैरह सब कुछ वो अपने पिता से दे देती है। कहती है कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं इस नई दुनिया में, नई ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हूँ। अब ये बात सुनने के बाद उसके पिता ने थोड़ा सा इत्मीनान कर लिया, तसल्ली कर ली। इसके बाद वो लड़का, यानी कि सोनू सैनी, अपनी पत्नी आरती को लेकर अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपने ही परिवार वालों को बता देता है कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और 8 ही दिन बीते थे कि ये 8वें दिन वो लड़की अचानक से लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। उसको गाँव के हर एक हिस्से में ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, उस लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। तभी सोनू सैनी ने अपने ही ससुर को फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद कहता है कि वो 16 सितंबर 2015 से अचानक लापता हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, क्या आरती तुम्हारे पास है या नहीं। जब उस लड़की के पिता को ये बात पता चलती है, तो पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सूरज प्रसाद गुप्ता उर्फ उसकी जो पत्नी होती है उर्मिला देवी, दोनों अपनी बेटी को तलाश करने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उसका भी कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। तभी सूरज प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी को लेकर वृंदावन की कोतवाली, यानी कि उत्तर प्रदेश की ज़िला मथुरा की वृंदावन कोतवाली में जाता है। जाकर कहता है कि मेरी बेटी अचानक से लापता हो गई है, उसकी कहीं तलाश करा दीजिए।
पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया था जितना पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए था। आखिरकार इस घटनाक्रम को, यानी कि उसकी बेटी को गायब हुए 6 महीने का समय बीत जाता है, और जैसे ही 6 महीने का समय बीतता है उसके बाद वो बुज़ुर्ग आदमी जिसका नाम सूरज प्रसाद गुप्ता होता है, वो अखबार पढ़ रहा था, और अखबार पढ़ते पढ़ते उसको एक खबर मिलती है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा के एक मगोर्रा थाना लगता है, वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली है। लड़की की उम्र लगभग 32 के आसपास रही होगी। तभी वो व्यक्ति सीधा थाने पहुँचता है और वहाँ जाने के बाद कहता है कि साहब, हो ना हो ये मेरी ही बेटी है। अब उस लड़की के जो लाश मिली थी, उस लाश की कोई शिनाख्त करने वाला, उसकी कोई दावेदारी करने वाला कोई पहुंच नहीं रहा था, और जैसे ही सूरज प्रसाद गुप्ता पहुंचता है तो पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। सीधा पुलिस की टीम मेहंदीपुर बालाजी जाती है। वहां से सोनू सैनी और उसके दोस्त गोपाल सैनी को हिरासत में ले लिया जाता है, क्योंकि गोपाल सैनी का भी नाम उस FIR में दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने जब इन दोनों को हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद इनसे बातचीत करना शुरू किया जाता है कि तुमने कैसे इसको मारा, क्या वजह थी। वो शुरुआत में तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से उनसे पूछताछ करती है तब वो बताने लगते हैं। दरअसल उन दोनों लड़कों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद एक लड़के का, यानी कि सोनू के हाथ के नाखून उखाड़ दिए जाते हैं और उसको 3rd डिग्री दी जाती है। उनको उल्टा बांध दिया जाता है। उनकी पिटाई हो रही थी। जब पुलिस वाले कहने लगते हैं कि इनका एनकाउंटर कर देते हैं, जब बात एनकाउंटर की आती है तब वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, कहते हैं कि साहब हमने ही मारा है, वो आरती ही है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। लगभग 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने के बाद गोपाल सैनी की इलाहाबाद कोर्ट से ज़मानत हो जाती है और सोनू की ज़मानत के समय में 18 महीने का समय लग जाता है। लेकिन जब दोनों अपने घर वापस लौट कर आते हैं तो घर की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल सोनू जो होता है उसको 4 भाई होते हैं, 1 बहन होती है। उनकी सबकी तो शादी हो चुकी थी, लेकिन सोनू सैनी जो सबसे छोटा था उसकी शादी सबसे आखिर में होती है। लेकिन गोपाल जो होता है, गोपाल सैनी के 5 भाई होते हैं और 4 बहनें होती हैं। इसका दूसरा नंबर होता है। दूसरा नंबर होने की वजह से बाकी जो बहन भाई होते हैं इनकी शादी ब्याह ये सब कुछ पीछे छूट जाता है। इसका खुद का रिश्ता लगा हुआ था। जब इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब इसे 14 दिन के बाद इसकी बारात जानी थी, लेकिन वो रिश्ता भी टूट जाता है। इसके बाद फिर परिवार के लोगों से हर कोई रिश्ता नाता तोड़ देता है। इनसे कोई बातचीत भी नहीं करता। समाज इनका बहिष्कार कर देता है और ये लोग बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। इनकी जहाँ भी काम चल रहे थे वो काम भी छूट जाते हैं। अब ये जहाँ जाते थे वहीं मायूसी हाथ लग रही थी। आखिरकार करें तो क्या करें, इतनी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है और इस घटनाक्रम को लगभग 7 साल का समय बीत जाता है। ये दिसंबर 2022 की ये बात है। एक दिन ये दुकान पे काम कर रहे थे, तभी एक लड़का आता है। लड़का आने के बाद इनसे कहता है, गोपाल सैनी से और सोनू सैनी से, कि यार मुझे ऐसा लगता है कि एक विशाखा गांव लगता है, विशाला गांव में एक महिला है जो उत्तर प्रदेश के उरई जालौन की रहने वाली है। हो ना हो तुम्हारी पत्नी जैसी दिखाई देती है। जैसे ही गोपाल ने यह बात सुनी, गोपाल ने अपने दोस्त सोनू से कहा हमें चलकर देखना चाहिए, लेकिन चलकर देखें कैसे, घर में जाएं कैसे। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर हमें उस महिला के बारे में पता करना है तो कुछ ना कुछ नया कुछ करना होगा। इसलिए वो ऊँट के खरीदार बनकर उस गांव में पहुंच जाते हैं, विशाला में। वहां जाने के बाद एक व्यक्ति के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमें ऊँट खरीदना है। तो ऊँट दिखाने की एवज में महज 500 रुपये उन्हें देने पड़े थे। सिर्फ ऊँट को देखना था, खरीदो या मत खरीदो। वो 500 रुपये दे देते हैं। लेकिन यहाँ से उस लड़की का, यानी कि आरती का, कोई आता पता नहीं चलता है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने ठेले का इंतज़ाम किया। ठेले पे सब्जियाँ लगाते हैं और सब्जी लगाने के बाद वो पूरे गाँव में घूमते रहते हैं। उनका मेन मकसद था, जो घर बताया गया था उसी घर के इर्द गिर्द लगातार घूम रहे थे। इस बात को इसकी पत्नी को ख़त्म हुए 7 साल का समय बीत जाता है। और वो जब सब्जी का ठेला लगा रहे थे तो इत्तेफाक से आरती ही घर से निकल आती है। और जब आरती आती है तो उन दोनों को वो पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि उन दोनों ने अपना रूप रंग बिल्कुल पूरी तरह से बदला हुआ था। जब भेष बदल कर वो जिस तरह सब्जी बेच रहे थे तो उनकी पत्नी, यानी कि सोनू की पत्नी आरती, जब सब्जी का मोल भाव करने लगती है, तभी मोल भाव करते करते काफ़ी देर हो जाता है। जब यहाँ से चली जाती है तभी सोनू और गोपाल कहते हैं कि ये तो सचमुच वही आरती है जिसकी मौत के इल्ज़ाम में हम लोग जेल जा चुके हैं। तभी वो दोनों यहाँ से सीधा मेहंदीपुर बालाजी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ के SHO से बातचीत करते हैं और SHO साहब से कहते हैं, अजीत बड़सरा से, कि साहब मेरी जो पत्नी है, सोनू कहता है मेरी पत्नी फला गांव में है, जीवित है, और देखो हम उसके लिए
मैं 18 महीने और ये मेरा दोस्त 9 महीने के आसपास जेल में रहे हैं और हम पर केस चल रहा है। हम रोज़ तारीखों पर जाते हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस ने जब ये कहानी सुनी तो पुलिस को लग रहा था कि जैसे ये मजाक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिना सबूतों के हम बात नहीं करते। अब ऐसी स्थिति में ये तो इन्हें पता चल ही चुका है कि वहाँ पर महिला है, इनकी आरती है, लेकिन आगे कैसे पता करें, इसके लिए इनके दिमाग में एक ख्याल आया। ये ई मित्र बनकर जाते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी बन के जाते हैं। उनके हाथों में रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर होने के बाद उसी घर पर जाते हैं और जाने के बाद उस घर के सदस्य को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि हम सरकारी विभाग से आए हैं, सरकार की तरफ से शौचालय की एक योजना आई है और आपको यकीन नहीं होगा, शौचालय बनाने के लिए सरकार आपको 2 लाख रुपए का अनुदान देगी। जैसे 2 लाख रुपए का नाम सुनते हैं वो कहते हैं कि सबको तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, हम 2 लाख रुपए की बात क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी ड्रॉ अगर आपका निकल आता है तो देख लेना, आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस तरह के वो बातचीत करके उस व्यक्ति को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और इसके लिए वो कहते हैं कि हमें करना क्या होगा। वो कहते हैं कि सिर्फ आपको इतना बताना है कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, उनकी आईडी प्रूफ आपकी देनी होगी, साथ ही आपके घर पर 1 महीने में कितने मेहमान आते हैं उनके बारे में जानकारी देनी होगी। जैसे ही झूठ का एक पुलिंदा बनाया जाता है, उस महिला का ससुर इस पुलिंदे में उलझ जाता है, फंस जाता है। घर में आने वाले जितने भी मेहमान होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है, साथ ही घर के हर एक सदस्य के बारे में वो न केवल जानकारी देता है बल्कि प्रूफ भी देता है कि इस घर में इतने सदस्य रहते हैं। जैसे किसी का आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई और अन्य दस्तावेज जिसके आधार पर ये सही साबित हो सके कि ये घर में इतने सदस्य रहते हैं। आखिरकार उस डिटेल को लेने के बाद जैसे ही वो पन्ने पलट रहे थे, पन्ने पलटते पलटते पता चलता है कि जिस महिला की तस्दीक करने के लिए आए हैं, जिसका नाम आरती है, वो वाकई आरती होती है। जिसके एड्रेस लिखा होता उरई जालौन। दरअसल ये जो आरती होती है उसके पिता होते हैं वो उरई जालौन के रहने वाले होते हैं और वो कुछ समय के लिए मथुरा वृंदावन में आकर रहना सहना शुरू कर देते हैं। वहीं से वो बालाजी दर्शन करने के लिए आए थे और यहाँ दर्शन करने के बाद वापस मथुरा वृंदावन चले गए थे। लेकिन जब शादी होती है तो शादी के बाद उसने महिला ने जो अपना एड्रेस लिखवाया था उरई जालौन का लिखवाया था, जब वो कोर्ट मैरिज करती है। आखिरकार जाकर फिर ये एसएचओ के पास जाते हैं, अजीत भट्ट सराकेर, जाकर कहते हैं कि साहब ये रहे पूरे डॉक्यूमेंट्स उस घर के। अब ऐसी स्थिति में एसएचओ ने मथुरा की एसटीएफ से संपर्क किया और कहा कि तुम्हारा एक केस है, साल 2015 में हुआ था, एक महिला का मर्डर हो जाता है जिसमें आपने खुलासा भी कर दिया था और खुलासा करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन वो महिला मरी ही नहीं है, वो तो जिंदा है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। एक टीम जाती है उस घर में और वहाँ जाने के बाद जब दबिश दी जाती है तो उस महिला को उठाया जाता है। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद लेके आते हैं, उससे पूछा जाता है कि क्या कहानी है। तब वो महिला बताती है कि 8 दिन के बाद ही उसे पता चल जाता है कि इस घर की ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसको लगता था जब उसने शादी की थी इसको प्यार हुआ था, लेकिन वो प्यार नहीं था, बल्कि उसको लग रहा था कि यहाँ पर खुश रहेगी, उसके पास सारी सुख सुविधाएं वगैरह सब कुछ होंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। इस तरह से लगातार वो डिमांड कर रही थी सोनू से। सोनू वो डिमांड पूरी कर नहीं पा रहा था और इसी बात को देखते हुए अचानक से घर से लापता हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद वो संपर्क करती है अपने पिता से, कहती है कि मैंने वो तो घर छोड़ दिया है लेकिन मैंने दूसरी शादी कर ली है। और इस बात को 7-8 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है जब उसने अपने पिता से संपर्क किया था, लेकिन उसका पिता फिर भी मथुरा की पुलिस से संपर्क करता है और अपनी बेटी की हत्या के इल्ज़ाम में अपने ही पहले वाले पत्नी के पहले पति को जेल भिजवा देता है। और वो बाद में अपनी बेटी के संपर्क में था जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी। जब ये घटनाक्रम लोगों तक पहुंचता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मीडिया वालों ने उन दोनों लड़कों से पूछा, सोनू और गोपाल से, कि आखिरकार तुम्हें जब ये कत्ल किया ही नहीं था तो तुमने फिर ये सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों ले लिया। तब उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब 3rd डिग्री दी थी, बहुत बुरी तरह से मारा था, पीटा था, बांधकर उल्टा लटका दिया था, हाथ के नखून उखाड़ लिए थे। जब सोनू बहुत बुरी तरह से डर जाता है एनकाउंटर की वजह से और आगे ज़्यादा पिटाई ना हो इसलिए उसने जुर्म कबूल कर लिया था। उसने कहा कि हमने मारा है। इस तरह से एक मनगढ़ंत कहानी पुलिस के सामने सुना दी थी और जब मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई थी तो गोपाल को भी उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ जाती है। और इसकी वजह से उनको न केवल उनके परिवार में कितनी फजीहतें होती हैं, उन्हें ये समाज से उन्हें बहिष्कार झेलना पड़ता है। जो गोपाल होता है उसकी भाई बहनों की शादियां रुक जाती हैं और उनके काम बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। 20 लाख रुपए से ज़्यादा उनके परिवार वाले कर्जे में आ जाते हैं। इस तरह की दिक्कतें परेशानी होती हैं। जब इस आरती से पूछा जाता है कि तुमने अगर अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ली थी तब तुमने संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं बताया कि इस तरह से तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उनके दोनों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं। तो आरती अपने जवाब में ये कह देती है कि वो दूसरे शादी के बाद अपने पति के साथ बेइंतहा खुश थी
और अगर वो बताती कि इस तरह से उसके पहला पति जेल में है तो उसकी शादी शायद दूसरी टूट जाती, इसलिए वो बिल्कुल खामोश पड़ जाती है, चुप रह जाती है। और यही वजह थी कि उसकी खामोशी की वजह से 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जब ये घटनाक्रम लोगों के सामने आता है, अखबारों के में प्रकाशित होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन लोगों को इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा था कि गोपाल और सोनू ने जिस तरह से दिमाग से काम लिया और अपनी ज़िंदगी को बचाया, वो वाकई अपना आप में काबिल तारीफ़ है। और पुलिस की जिस तरह से निंदा की जाए इस पूरी घटनाक्रम में, वो वाकई उतनी ही कम होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर सोनू और गोपाल की तरह हिम्मत लोग जुटाएं तो शायद बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इन लोगों को वाकई सैल्यूट बनता है, दोनों दोस्तों को, जिस तरह से उन्होंने अपनी आगे की जो ज़िंदगी थी वो बचा ली थी। जाते जाते सैयद अहमद हैं, साथ ही यतेश खटाना जो कि सोहाना के रहने वाले हैं, अजहर अजीज़ हैं बाराबंकी से, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही अमेठी के रहने वाले श्याम बहादुर गुप्ता हैं, उनकी पत्नी रेनू गुप्ता हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शरीफ सैफ़ी मुरादाबाद से, आजमगढ़ से नीतीश शर्मा, राजस्थान से मान सिंह, श्यामपुर से रिंकू मीणा, संचौर से माधव राम देवासी, जैसलमेर से रुस्तम खान, अलवर से शहाबुद्दीन खान, सरला मौर्या, जयपुर से सलमान पठान, मेरठ से मोहम्मद ज़ुबैर अहमद, आज़ाद आलम, मुकेश कुमार सीकर से, फ़ारूक अहमद अमेठी से, रजनीश कुमार दिव्यापुर से, विराट मिश्रा नालंदा से, सुरेश चंद गौतम शिकोहाबाद से, पंकज शर्मा ग्रेटर नोएडा से, नंदलाल पासवान झारखंड से, देव कुमार शाह नेपाल से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।